नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे हमारे संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर, पहले उनके साथ बलात्कार हुआ, फिर हत्या हुई, लेकिन इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने में ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है? आज हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर लताड़ लगाई है। और इस बीच देश भर में, सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी हों या फिर विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता, वो चुप हैं इस पर। तो बीजेपी को सवाल पूछने का मौका मिला, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि बांग्लादेश में जब यह कबूल किया जा रहा है कि हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों पर हमले को रोकने में नाकाम रहे, तो बांग्लादेश से जब आवाज उठ रही है तो अपने देश से ये इस पर चुप्पी क्यों है? अपने देश में तमाम बड़े नेता जो अन्य मुद्दों पर बोलते ही रहते हैं, संसद से लेकर सड़क तक, लेकिन इस मुद्दे पर आखिर चुप्पी क्यों है? और क्या बांग्लादेश में शांति को नहीं कायम कर पाए शांति दूत? इस पर खास चर्चा होगी अपने खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात होगी कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो कितने अहम हैं, और किस तरह से उसमें सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां फिट कर रहे हैं, और किन की गोटी चलेगी और किन की गोटी के सामने चुनौती है, इस पर होगी बात। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में देशव्यापी हड़ताल जारी। कोलकाता पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। मामले में दायर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलब की केस डायरी। हाईकोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर जाने का दिया निर्देश। महिला शोषण और अपराध पर भाजपा ने लगाया विपक्ष के रवैये पर सवालिया निशान। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर टीएमसी सरकार पर बोला हमला। साथ ही कन्नौज कांड पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी बिफरी भाजपा। कहा यूपी में 2 लड़कों के राज में बढ़े अपराध। हर घर तिरंगा यात्रा के तहत देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। उपराष्ट्रपति ने भारत मंडपम से बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी, तो अमित शाह अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में हो रहे हैं शामिल। उधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा बाइक रैली को किया रवाना। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जल भराव। उधर हिमाचल में बारिश से मारे जाने वालों की संख्या पहुंची 100 के पार। और विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला आज। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सुनाएगा फैसला। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से पेरिस ओलंपिक से हुई थी डिस्क्वालीफाइड। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो रेजिडेंट महिला डॉक्टर का रेप और उनकी हत्या हुई है कोलकाता में, उस पर किस तरह से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला डॉक्टर के रेप और हत्या पर गुस्सा है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में देशव्यापी हड़ताल जारी है। महिला डॉक्टर की रेप और हत्या को लेकर देश भर में मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रदर्शन जारी है। उधर कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर पूरे देश में गुस्सा है। इस बीच घटना का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। मामले में दायर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसकी केस डायरी को तलब किया है। हाईकोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर जाने का निर्देश भी दिया है। तो बीजेपी ने महिला शोषण और अपराध पर ममता सरकार और विपक्षी इंडी गठबंधन पर हमला बोल दिया है। ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार
और विपक्ष के रवैये पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पुलिस को रविवार तक जांच पूरी करने का समय दिया है। इस मामले को सीबीआई को सौंपने पर ममता बनर्जी ने 1 हफ्ते का समय ले लिया है। तो बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि क्या 1 हफ्ते का समय सबूतों को मिटाने के लिए चाहिए? सबूत को मिटाने के बाद केस सीबीआई को सौंपने का क्या फायदा? सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री महिला के बलात्कार और हत्या पर संदेश खाली से लेकर और यहां तक जो ममता बनर्जी का रवैया रहा है उससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि इन सब के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस से कहा है कि अगर 7 दिनों में मामले में कोई ठोस नतीजे नहीं दिए तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারে কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা सीबीआई के দিয়ে দেব। वहीं भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ममता सरकार द्वारा सीबीआई को जांच देने में इतनी देरी करने को लेकर कहा कि क्या यह मोहलत मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है? आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि यह ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है? यह इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। तो बीजेपी ये गंभीर सवाल पूछ रही है कि क्यों ये समय दिया जा रहा है और साथ ही बीजेपी सवाल उठा रही है ममता बनर्जी के रवैये पर भी संदेश खाली से जोड़ रही है बीजेपी कि महिला मुख्यमंत्री हैं और किस तरह की संवेदनशीलता दिखा रही हैं। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसेनजीत, आज हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मामले की जो केस डायरी है उसको तलब किया है, एक तो ये बात, दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की टीम है वो भी वहां पर पहुंच गई है। सबसे पहले हाईकोर्ट के बारे में बताइए, क्या कुछ हाईकोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी की है? प्रसेनजीत लालचा दिए तीसरी मर्तबा आज ही के दिन तीसरी मर्तबा हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। मतलब सुबह एक बार होने के बाद फिर केस डायरी बुलाया गया। केस डायरी 1 बजे तक बुलाना था तो 1 बजे तक केस डायरी पहुंचा। उसी के बीच ये जो प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप घोष, इनको इंडेफिनिट छुट्टी पे जाने के लिए बोल दिया गया है और 3 बजे तक उनको एप्लीकेशन डालने के लिए कहा गया है। अब 2:45 से फिर आज सुनवाई शुरू हुई है। मतलब जो कुछ भी फैसला अदालत को देना है वो ये सुनवाई के बाद, इसके पहले जो कुछ भी टिप्पणी के रूप में अदालत की तरफ से दिया गया है वो काफी खतरनाक है। अदालत की तरफ से कोलकाता पुलिस को फटकार लगाया गया, अदालत की तरफ से चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी या उनकी सरकार को फटकार लगाया गया। तो हाईकोर्ट की तरफ से बताया गया कि अस्पताल में किसी रेसिडेंट डॉक्टर के साथ अगर इस तरह की बर्ताव हो, उसको जिस सेंसिटिविटी के साथ देखना चाहिए था पुलिस और सरकार की तरफ से नहीं देखा गया। इसीलिए हाईकोर्ट की तरफ से आज पूरा दिन इसके पीछे लगाया गया है। अब फिर से सुनवाई जारी है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इनकी तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचे वो अस्पताल के अंदर गए, जांच किए और उन्होंने बताया कि हम पूरा रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर में जमा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह से
हम पहरेदारी का या सिक्योरिटी का कमी देखे है वो काफी चिंताजनक है। और बाकी जो कुछ भी है वो अपने दिल्ली ऑफिस में जमा करेंगे। लालचंद, मैं अब आता हूं जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 7 दिन किस लिए चाहिए सीबीआई को सौंपने में? क्या मैनिपुलेशन करना है, सबूत मिटाना है? और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के रवैये पर सवाल खड़ा किया कि संदेश खाली से लेकर यहां तक जरा देखिए एक महिला मुख्यमंत्री में किस तरह की संवेदनशीलता है बलात्कार और हत्या के मामले पर। प्रसेनजीत, देखिए लालचंद, ये जो बीजेपी की बात आप कह रहे हैं ये बीजेपी की बात नहीं है। ये इस बार तो पूरे बंगाल में सब लोगों की सवाल है कि ये जो बीच का 7 दिन है, ये 7 दिन का क्या मतलब है? जो लोग पहले दिन किसी रेप और मर्डर को सुसाइड बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश किए हैं, वो पुलिस अगले 7 दिन में करेगा क्या? तो ये सवाल जायज है कि क्या ये 7 दिन, मतलब आज अगर मंगलवार, तो आज से 4-5 दिन, ये क्या सबूत मिटाने के लिए है? जाहिर सा बात है, क्योंकि आपकी पुलिस संदेश खाली को भी गलत बताया था, बाद में एक फेक स्टिंग ऑपरेशन करके उसको फेक बनाने की कोशिश किए थे। वहां पे भी अदालत को अपना नजर देना पड़ा और अदालत ने सीबीआई का जांच के आदेश दिया है, जिसकी कारण वहां पे सीबीआई का जांच जारी है जी। यहां पे भी आज सुबह अदालत ने जिस तरह से आपको और आपकी पुलिस को फटकार लगाया और जिस तरह से दुख प्रकट किया है कि जो सेंसिटिविटी होना चाहिए वो सेंसिटिविटी नहीं दिखाया गया, और जो यहां पे लालचंद, और एक बात बता दूं कि ये मुख्यमंत्री पहले दिन बोली थी कि जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया। तो अगर वो मुख्य आरोपी है तो इसके बाद सीबीआई को देने का क्या मतलब है? मतलब अभी का कंट्राडिक्शन है ये। मतलब वो मेन एक्यूज्ड है नहीं, उसको एक्यूज के हिसाब से आपने खड़ा किए थे, इसीलिए आपकी मनी मन जो गिल्टी फीलिंग है वो गिल्टी फीलिंग से आप सीबीआई की बात कह रही हो। तो ये सब कुछ मिला के बंगाल के लोगों के मन में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरे देश में है, ये हम समझ पा रहा है लालचंद जी। इस बीच में जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है ममता बनर्जी पर, टीएमसी सरकार पर, क्या इन चीजों को लेकर के टीएमसी की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? प्रसेनजीत, नहीं, मुख्यमंत्री ने यह सोची थी कि उन्होंने पुलिस आरोपी के मतलब विक्टिम के घर पे जाकर भेजकर माता पिता के ऊपर दबाव देकर मामले को रफा दफा कर देंगे, वो हुआ नहीं। फिर उन्होंने खुद गया, मामले को रफा दफा करने की कोशिश किया, लेकिन खुद नहीं, कुछ नहीं हो पाया। परिवार की तरफ से, माता पिता की तरफ से सीबीआई का जांच की मांग हाईकोर्ट के सामने रखा गया। उन्होंने ये बताई थी कि अगर माता पिता ने या परिवार ने सीबीआई की जांच का मांग करते हैं तो मेरा कोई एतराज नहीं है। तो अब उस बात को भी वो रफा दफा नहीं कर पाया, मतलब उनके सामने और सीबीआई के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन उन्होंने सीबीआई के लिए रिकमेंड नहीं कर रही है। तो आप ये जो सेल्फ कंट्राडिक्शन है ये समझने की कोशिश करें, पूरे देश, पूरे दर्शक समझने की कोशिश करें। और बीजेपी की तरफ से जो बताया गया इसके ऊपर किसी का कोई टिप्पणी नहीं है, किसी का कोई टिप्पणी नहीं है। आज हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कहकर मोनोलॉग हम कह सकते हैं कि सिर्फ डिपार्टमेंट की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कुछ बताने की कोशिश किया है जी कि हमने जो कुछ भी करना था कर लिए है, अभी रेसिडेंट डॉक्टर को अपने काम में लौटना चाहिए। ये भी एक तरह की धमकी है, दबाव है रेसिडेंट डॉक्टर के ऊपर। ठीक, चलते चलते आपसे एक चीज और जरूर पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि अभी भी 245 पर 245 पर हाईकोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से शुरू हुई है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हाईकोर्ट का ऐसा भी फैसला आ सकता है क्या कि जो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि 7 दिन बाद या रविवार को हम सीबीआई जांच को सौंप सकते हैं अगर नहीं आती है रिपोर्ट, तो क्या हाईकोर्ट के फैसले में यह भी सुनवाई में शामिल है क्या कि उससे पहले ही आज ही हो सकता है सीबीआई जांच का ऑर्डर कर दे हाईकोर्ट? बिल्कुल, हाईकोर्ट की, देखिए जब हम कोर्ट के बारे में तो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि उनकी फैसला के बारे में, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो
कोर्ट की सुनवाई का एक बॉडी लैंग्वेज होता रहता है। ये कोर्ट की सुनवाई का जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल गया कि पिछले 9 तारीख से आज 13 तारीख तक सरकार की जो रवैया है, पुलिस की जो रवैया है, इससे एकदम नाराज है चीफ जस्टिस की ये बेंच। और चीफ जस्टिस की ये बेंच पीड़िता को या उनके परिवार को न्याय देने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो करेंगे। जो एक छोटी सी बात कहकर मैं खत्म करूंगा कि डॉक्टर संदीप घोष जो इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, ये सरकार की पार्टनर इन क्राइम इतना दूर तक है कि उनको एक मेडिकल कॉलेज से हटा के दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बनाया गया था। उनको जिस तरह से हाईकोर्ट ने छुट्टी पर भेजा, तो ये एक बॉडी लैंग्वेज आप कह सकते हैं, और हम इसी के ऊपर नजर रखे हैं। लालचंद, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। तो जैसा कि प्रसेनजीत दा ने बताया कि वहां पर ममता बनर्जी पर कई सवाल उठ रहे हैं और तमाम तरह की जो अभी तक का सरकार का रिएक्शन रहा है, मुख्यमंत्री का रिएक्शन रहा है, तो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो इसलिए भी उठ रहे हैं कि एक जगह से प्रिंसिपल को वहां से हटाया, दूसरी जगह उनकी नियुक्ति कर दी। हालांकि अब हाईकोर्ट ने उनको अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया है। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है और बांग्लादेश में क्यों नहीं शांति दूत जो हैं वो शांति कायम रख पाए। लेकिन उनके अंदर कम से कम ये बात है कि बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं कि हम इसमें नाकाम रहे, माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है? बिल्कुल मुंह पर ताले पड़े हुए हैं बड़े बड़े नेताओं के, जो तमाम मुद्दों पर मुंह खोलते रहते हैं, और सिर्फ नेताओं नहीं बल्कि पूरे तथाकथित इकोसिस्टम पर भी। इस पर आज खास चर्चा करेंगे खास मेहमान के साथ। अभी वक्त है एक ब्रेक का। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम वंदे मातरम। जय भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें।
ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बारी है आज की खास चर्चा की, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि आज की खास चर्चा हम ये करेंगे कि बांग्लादेश में क्या शांति दूतों के लिए शांति बनाना मुश्किल हुआ, और अपने यहां भी मुश्किल हो रही है मुंह खोलने में लोगों को। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में छिड़ी हिंसा ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन उपद्रवियों और कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू समुदाय ही सबसे ज्यादा खास तौर पर रहे। 5 अगस्त से अब तक बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले की 205 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हिंदुओं के घरों, आस्था केंद्रों और अन्य उपासना स्थलों को निशाना खास तौर पर बनाया गया है। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में 8% हिंदू बच गए हैं, और वो भी लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। अंतरिम सरकार के सलाहकार शाखाबात हुसैन ने माफी मांगी और कहा कि हिंदुओं की रक्षा करने में वो पूरी तरह असफल रहे हैं। लेकिन इस बार बांग्लादेश के हिंदू समुदाय ने जबरदस्त एकता का परिचय देकर अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ने की ठानी है। बांग्लादेश में पहली बार सभी शहरों में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक इकट्ठा होकर कट्टरपंथी जमातों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू धर्मस्थलों और घरों पर कट्टरपंथियों के टारगेट से आक्रोशित लोग लगातार हो रहे ऐसे हमलों को रोकने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जमा हुए हजारों हिंदुओं ने अंतरिम सरकार को उनकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए विवश किया है। केयरटेकर गवर्नमेंट के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने उपद्रवी छात्रों से अपील की है कि ये अल्पसंख्यक भाई हैं। बांग्लादेश के लिए इन्होंने भी बराबरी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन सवाल यह है कि अंतरिम सरकार के पास शांति बहाली के लिए कितनी सी ताकत रहे, या फिर इनकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है। तो ऐसी हालत में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवाज उठाते रहने की जरूरत तो है। भारत सरकार ने भी अंतरिम सरकार से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और सुरक्षा की मांग की है, लेकिन क्या भारत के विपक्ष ने इस दिशा में कोई भी जिम्मेदारी निभाई है क्या? जाति और पंथ में बटे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भारत में तो कम ही प्रतिक्रिया होती है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं ने चट्टानी एकता दिखाकर दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस बीच कई बुद्धिजीवियों के साथ माथुआ समाज के लोगों ने CAA मामले में थोड़ी ढिलाई देकर अल्पसंख्यकों को भारत आने की इजाजत देने की मांग की है। सवाल यह है कि CAA के विरोध में एजेंडा चलाने वाले लोग क्या आज कम से कम समझ पाएंगे कि आखिर इस कानून की अहमियत क्यों है? ऐसे कई सवाल हैं। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद शाखावत हुसैन ने स्वीकार किया कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। मंदिर तोड़े गए हैं, हिंदुओं के घर जलाए गए हैं। उन्होंने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের, ভাই আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ
র্যাব অন্যান্য বাহিনীগুলো যাতে আমি এমপ্লয় করতে পারতাম তাদের অবস্থা এখনো ভালো না, তো ফিরে আসবে। आपने देखा ना, शखावत हुसैन हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे और रियलाइज कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में सभी जिम्मेदार लोग इसी तरह से रियलाइज कर रहे हैं? और सवाल तो अपने देश के अंदर भी है कि क्या यहां के लोग, बहुत सारे लोग इस पर थोड़ा सा भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है क्या? इसी पर आज की खास चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, हमारे साथ यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ प्रसेनजीत दा, एक बार फिर से जुड़े हुए प्रसेनजीत बख्शी, हमारे संवाददाता कोलकाता से, और इसके साथ ही हमारे साथ प्रत्युष सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत प्रत्युष जी। और साथ में राहुल सिंह कजला जी हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत राहुल सिंह कजला जी आपका भी इस खास चर्चा में। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जो सवाल से मैंने शुरुआत की, एक तो सबसे पहले जो शखावत हुसैन ने रियलाइज किया, मोहम्मद यूनुस के भी आए थे, बयान आए थे, क्या सभी जिम्मेदार लोग बांग्लादेश में इस चीज़ को रियलाइज करने को तैयार हैं? और दूसरी बात ये, क्या वहाँ तो थोड़ा बहुत रियलाइजेशन दिखाई पड़ रहा है, अपने यहाँ का जो इकोसिस्टम है जिसमें कई नेता, बड़े दल शामिल हैं, वो इनको रियलाइज करके थोड़ा सा भी मुंह खोलेंगे क्या? लाल जी, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, सबसे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने की है कि एक तो बांग्लादेश में अभी की जो स्थिति है उसमें ये इंटरिम व्यवस्था में सारे लोग सलाहकार हैं। उस सलाहकार में जो उन लोगों की एक शांति दूत ही आप समझ लीजिए कि इन लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव तक ही है। तो आखिर इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में उनका कितना रीट है और कितना दम तक वो अपनी बात को रख सकते हैं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये रियलाइजेशन का है कि आज अगर ढाका में 4 लाख वहाँ बांग्लादेश के हिंदू जमा होके और अपनी उपस्थिति और अपनी मजबूती से वहाँ दर्ज कराते हैं जी, तो कम से कम जो सरकार, अभी अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उनसे बात करने के लिए आगे आते हैं। वो ये मानते हैं कि बांग्लादेश की इस लड़ाई में हिंदुओं का भी उतना ही योगदान है जो दूसरी कम्युनिटी का है। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है कि आप सीधे बांग्लादेश के इस पार अगर आप बंगाल में ही आ जाएं, पश्चिम बंगाल में, कहाँ है वो बुद्धिजीवी लोग? कहाँ है वो सारे अवार्ड गैंग वापसी वाले लोग, कैंडल मार्च वाले लोग? एक भी लोगों को, ये मामूली बात नहीं है कि पिछले 7 दिन में आप ये देखिए 50 जिलों में 205 से ज्यादा हिंदुओं के घरों में, मंदिरों में, उनके धर्मस्थलों पे हमले हुए हैं। इतने जघन्य अपराध के बीच में भी वहां के माइनॉरिटी, वहां के जो हिंदू हैं, वो किस तरह से अपने जज्बा को फिर से संभाला है और वो सड़क पे उतरे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये अवार्ड वापसी गैंग कहाँ है? ये बुद्धिजीवी जो सो कॉल्ड लिबरल के बने हो रहते हैं और हर मानवाधिकार की बात में बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो कहाँ हैं? वो कहाँ लोग हैं जो एक छोटे छोटे से घटनाओं पे देश में अगर माइनॉरिटी का कोई हो जाए, एक आप ये देख लीजिए ना कि मालवीय नगर में एक गिरजाघर पे अगर एक छोटा सा कंकड़ पड़ा तो वहां आप देखिए अमेरिका के अखबार में उसकी खबर बनती है, क्योंकि बीजेपी रूल्ड होती है। लेकिन आज बांग्लादेश में इस्कॉन के इतने बड़े बड़े मंदिर तबाह कर दिए गए, तोड़ दिए गए, कई धर्मस्थल को तोड़ दिए गए, कहीं एक छोटी सी चर्चा भी नहीं होती है सोशल मीडिया को छोड़ के। तो सवाल ये समझना पड़ेगा कि ये जो हिंदू फोबिया का एक सिलसिलेवार जो इंटेलेक्चुअल जो सो कॉल्ड अवार्ड वापसी गैंग ने बनाया है, उसका असर आप देखिए कि इस सारी चीजों को बांग्लादेश ने तोड़ा है। बिल्कुल। कि हिंदू जाति और पंथ से ऊपर जब हिंदू होता है तो फिर उसकी एक ताकत बांग्लादेश में आज आपको दिख रहा है। ये बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में उनके नेताओं को लेके कि जो यहाँ जाति गणना की बात तो करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू उत्पीड़न में जो दलित हैं, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनकी चिंता में एक शब्द बोलने को तैयार। बिल्कुल। मैं प्रत्युष जी और राहुल जी के पास आऊं, उससे पहले प्रसेनजीत दा के पास एक टिप्पणी के लिए चलता हूं। प्रसेनजीत दा, भद्रो मानुष प्रचलित है, मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि तमाम जो इंटेलेक्चुअल वाले दावे होते हैं वो किए जाते हैं। मुझे ये बताइए कि वो भद्रो मानुष भी सवालों के घेरे में आज है। और जैसा विनोद जी कह रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल इकोसिस्टम,
जब तक कि दुनिया भर में ढाका समेत सड़कों पर हिंदू उतर नहीं गए, तब तक ठीक से उनको कवरेज तक नहीं दिया गया इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल इकोसिस्टम में। और विनोद जी जैसा कह रहे थे कि सिर्फ सोशल मीडिया में वो कवरेज दिखाई पड़ रहा था। प्रशांत दा, देखिए लालचंद, मैं दो तीन बात कहूं। एक तो है कि ये डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पहले दिन से इस बात पर अपना जोर लगाया था कि जो कुछ हम तो भी लगाते रहेंगे, बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक पहली बात। दूसरी बात है विनोद का एक जो वर्ड्स है, उस वर्ड को मैं दूसरी तरीके से पेश करना चाहता हूं। हिंदू फोबिया नहीं, इन लोगों का हिंदू हेट्रेड है। ये जो इकोसिस्टम है ना, ये एंटी हिंदू है। हिंदू से डरते तो है ही, लेकिन ये एंटी हिंदू है। ये समझना चाहिए। जो लोग भारत में किसी मुसलमान की ठेकेदार बनते हैं, माइनॉरिटी का ठेकेदार बनते हैं और संविधान का ठेकेदार बनते हैं, उनको यह सवाल पूछना चाहिए कि दुनिया में किसी जगह पे अगर एक सूखा पत्ता भी गिरता है मुसलमानों के नाम पर, तो पूरे 57 मुसलमान देशों में लगातार मारपीट होने लगता है। ये जो 1.5 करोड़ हिंदू अभी बचा हुआ है बांग्लादेश में, उनके साथ में कौन खड़ा होगा? भारत छोड़ के और कोई है क्या? अगर नहीं है तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वहां की जो इंटरिम सलाहकार है उनको बधाई देते हुए पहली बार पूरे दुनिया में उन्होंने हिंदू नरसंहार की बात की है। ये समझना चाहिए इन लोगों को, जिन्होंने वो लाल रेड बुक दिखा दिखाकर संविधान के बारे में बताते थे, सीएए के बारे में बताते थे। उनमें से और पत्रकार भी, हम और आपके जो इकोसिस्टम का पत्रकार है ना, मैं उन पर भी सवाल उठा रहा हूं, सबके बारे में भारत भी सवाल उठा रहा हूं और इंटरनेशनल मीडिया पर भी सवाल उठा रहा हूं। इनकी किसी भी एक जगह पर वो नरसंहार की कोई भी सवाल नहीं उठाया गया, जो हमारी प्रधानमंत्री की दबाव के कारण आज वहां पे सलाहकार को हाथ जोड़ करके माफी मांगना पड़ रहा है। लालचा, वही रियलाइजेशन राहुल सिंह कजला जी, प्रत्युषी के पास आऊं उससे पहले आपके पास, जो वही रियलाइजेशन क्या यहां पर है? और मुझे ये बताइएगा, और आपके पास पूरा स्पेस है, बताइएगा, प्रमुख विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस ने इस मामले पर अभी तक कौन कौन सी जिम्मेदारी निभाई है, जरा बताइएगा। लालचंद जी, पहली बात, मैं आपके माध्यम से संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा बॉर्डर के उस पार जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं जिनके खिलाफ इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं जी, वो ये ना समझे कि वो अकेले हैं। पूरा देश, भारत उनके साथ खड़ा है और उसी प्रकार साथ खड़ा है जिस प्रकार 1971 में खड़ा। आपने पूछा कि कांग्रेस क्या कर रही है और कांग्रेस ने क्या किया है। जी, हम तो उस पृष्ठभूमि से आते हैं जब 71 में हमारे भाई बहनों पर बॉर्डर के उस पार अत्याचार हुआ। 2024 की बात कीजिए राहुल सिंह कजला जी। जी, आपने कहा पूरी स्पेस है, मैं 2024 पर आऊंगा। तो उस समय हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बना दिया। तो आज हमने क्या किया? उस समय हिंदुओं की क्या हालत हुई थी, हमने देखी थी। लालचंद जी, जब आपने शायद नहीं देखा होगा, मुझे लगता नहीं है कि आपकी उम्र उतनी है। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन देखने का मतलब ये कि हमने उन चीजों को जाना है, समझा है। खैर लालचंद जी, खैर 2024 चल रहा है और आपने पूछा क्या किया है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बताई। सर्वदलीय बैठक में हमारी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी गए, खड़गे जी गए, और हमारे जितना भी वैचारिक मतभेद देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से हो सकता है, हमने एक बात सीधी एक लाइन में कह दी कि सरकार का जो रुख, भारत का सरकार का जो रुख इस मुद्दे पर होगा, हम उसका पूर्णतः समर्थन करेंगे। ये हमारा रुख और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अभी तक इस चीज पर रहा है। रही बात इस पर क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है, आपने बहुत खूब आवाज उठाई है उस इकोसिस्टम के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो हिंदुओं के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं, जो कब्रिस्तान और कब्रगाह की बात तो कर लेते हैं, पर आज वो लोग हैं कहां? हमारा सवाल तो सभी पर है जो मानवाधिकार की बात करते हैं। हमारा सवाल उन सभी पर है जो अवार्ड लौटा, एक घटना पर अवार्ड लौटा देते हैं। हमारा सवाल उन सभी पर है राहुल सिंह कजला जी। और मेरा सवाल उन लोगों से है, जब शेख हसीना 5 अगस्त को हमारे देश में आ जाती हैं, आज 13 अगस्त है, 8वां दिन है, क्या
इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? एक बार बाहर आकर के देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री कह तो दें कि भाई हम साथ खड़े हैं आप लोगों के और हमने ये चीजें आपने पलट करके सरकार की जिम्मेदारी को पूछा है, तो मैं प्रत्युष जी के पास चलता हूं। प्रत्युष जी, आपका जवाब। एक तो ये जो राहुल सिंह कजला जी सीधे पूछ रहे हैं सरकार ने क्या जिम्मेदारी निभाई, आप उसका जवाब दीजिए अपनी पार्टी की तरफ से। दूसरी बात यह कि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस और बाकी लोगों का जो इसमें जो कुछ रोल रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं क्या? देखिए, अगर बात हुई है भूतकाल से, अतीत से, तो मैं भी अतीत से ही शुरू करना चाहता हूं, फिर मैं वर्तमान में भी आऊंगा। राहुल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 1971 में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। मैंने उसका जवाब दे दिया था। ठीक है, नहीं, मैं एक बात आपको बोल, चूंकि मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं तो मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि जब पश्चिम बंगाल में हिंदू शरणार्थी आए थे बांग्लादेश से, तो 2 लाख हिंदू शरणार्थी जसर रोड में 2 लाख हिंदू शरणार्थी कॉलेरा से मरे थे, जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय थे और जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन था। उस समय क्या कर रही थी आपकी सरकार, जब 2 लाख हिंदू बीमारी से मर गए थे जी। आप तो अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी जी एकदम सख्त भाषा में बात कर सकते हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से कि आप माइनॉरिटी को संरक्षण देने के लिए क्या कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये संभव है कि इंटरिम सरकार, जिसे माना जा रहा है कि वो वहां के जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है उसके करीबी है, वो भी हाथ जोड़कर जो माफी मांग रही है, इसे आप कहीं पर भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स केवल मत समझिए। भारत एक महत्वपूर्ण देश है पर बांग्लादेश के बगल में, तो आप इसको रीड बिटवीन द लाइंस, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं बहुत कुछ बातें टीवी पर नहीं बोल सकता, वो काम सरकार का है, वो काम विदेश मंत्रालय का है। लेकिन आप जब देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जब घटनाओं में कमी आ रही है या कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें भारत की भूमिका अवश्य है। कांग्रेस को तो ये जवाब देना होगा सर कि जब कल आपका शो में देख रहा था, राहुल जी संभवतः अशोक जी थे, तो अशोक जी के शो पर एक विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी शायद एक बीएनपी नेता जो कि जिनका उल्फा के इस तरह की खबरें आई तो हैं, आई तो बांग्लादेश के नेशनल टीवी ने ही वो खबर चलाई थी। खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात वाली खबर बांग्लादेश की जो नेशनल टीवी थी उसने चलाई थी ये खबर। लेकिन अगर राहुल गांधी जी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर बोलते हैं कि सेबी के चेयरमैन को आके इस्तीफा देना चाहिए, एक आरोप के आधार पर जिसको लेकर 22 अगस्त को शायद लोग धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं, तो जब राहुल गांधी जी पर आरोप लगता है तो उसी स्टैंडर्ड्स पर चल करके राहुल जी को सफाई देनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। ठीक, राहुल सिंह कजला जी से मैं जवाब लूंगा, इसका लूंगा प्रत्युष जी जवाब। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। राहुल सिंह कजला जी से भी जवाब लेंगे और साथ ही राहुल सिंह कजला जी ने जो कहा कि 71 में आपने देखा तो नहीं होगा, सच बात है, हमने उस समय अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जाना है, समझा है। लेकिन हमारे साथ विनोद जी भी हैं और हमारे साथ प्रसेनजीत दा भी हैं, उनसे जरूर कुछ इस बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त पर हमारी खास चर्चा, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा जो छेड़ी थी कि क्या कुछ हो रहा है बांग्लादेश वाले मामले को लेकर बांग्लादेश में, और क्या कुछ है भारत में, कौन से सवाल उठ रहे हैं। चर्चा में उस समय बात उठी थी 1971 की, ये बात सच है। 1971 में मैं तो उस समय, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन हमारे साथ विनोद जी, हमारे सलाहकार संपादक यहाँ पर हैं, तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले इसी बात को लेकर विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, उस समय को लेकर के भी कई सवाल उठते हैं कि एक तो सबसे जो हमने सबसे ज़्यादा सुना जाना कि भाई एक जीती हुई लड़ाई को उस समय हमने डील के टेबल पर, यानी कि युद्ध के मैदान में जो जीता उसको समझौते के टेबल पर हमने गंवाया, लेकिन उसको अभी फिलहाल छोड़ दीजिए।
जिस बात की इशारा प्रत्युष जी ने की कि उस समय भी हिंदू लोगों की बहुत हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ था और भारी तादाद में उनको भागना पड़ा था। मैं चाहता हूं जरूर आप इसमें अपनी जानकारी जरूर जोड़िए। देखिए राहुल जी जो चाह रहे थे कि हम इतिहास पे बहस करें, तो वो इनका एक मकसद मैं समझ रहा हूँ। वो अपने नैरेटिव पे उसको लाना चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी उसी 1971 के वार के बाद जो आयरन लेडी का जो उनका नैरेटिव है जी, उस नैरेटिव को लेके हम अब हमारे सामने में वो रखना चाहते हैं, डिस्कशन में रखना चाहते हैं कि आप ये देखिए कि किस तरह इंदिरा जी ने पाकिस्तान का उस समय में भंग किया था, उसको तो टुकड़े में बांटा था। लेकिन इसे आयरन लेडी की कहानी में अगर राहुल जी आप इसे देखें, 1971 की बात आपने कही है, तो मैं थोड़ा सा वो जोड़ देता हूँ, हमारे प्रवक्ता बीजेपी के बेहतर और बता पाएंगे। बांग्लादेश के उस लड़ाई में जो शेख मुजीबुर रहमान का और के साथ में जो हिंदू भी साथ में थे, 23% वहाँ आबादी थी उस समय में हिंदुओं की। और आज बांग्लादेश में आज़ादी के बाद, उसके बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद अब 8% आज़ादी है। ये इतनी बड़ी आबादी कहाँ गुम हो गई? इतनी बड़ी आबादी कहाँ गुम हो गई, इसका जवाब मैं देता हूँ कि उसके साथ में आप देखिए कि जब उस समय का जो ये आंदोलन चला था बंगबंधु के साथ में, तो वहाँ पूर्वी पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी सेना का जो जिस तरह से जघन्य अपराध रहा और वहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी सबको मारते पीटते हुए बलात्कार हत्या की, इन सारे विभत्स घटनाओं से लोग भागते रहे जी। तो ये जो भाग के लोग आए, चाहे पश्चिम बंगाल में आए, त्रिपुरा में आए, मेघालय में आए, जितना इंटरनेशनल बॉर्डर पोरस बॉर्डर है वो इधर पार आना था वो आ गए। क्या उनकी वापसी की बात इंदिरा जी ने उस आयरन लेडी ने की? वो कहीं के नहीं रहे, न इधर रहे न उधर रहे। आज जब सीएए का कानून बना है और उनकी बात हुई है कि बरसों से वो बंगाली हिंदू जो यहाँ पे रह रहे हैं, विस्थापित है कि जिंदगी जी रहे हैं, इस समय विनोद जी माफी के साथ इस समय रोकूंगा क्योंकि जो पहली खबर हमने दिखाई थी उस पर ब्रेकिंग आ गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी के साथ कि सीबीआई अब कलकत्ता रेप और मर्डर केस की जांच करेगी। जो महिला डॉक्टर, रेजिडेंट महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। ममता बनर्जी सीबीआई जांच से इनकार कर रही थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी पर हम चर्चा अभी कर ही रहे थे प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता से, और वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रसेनजीत दा, इसी बात की चर्चा हम कर ही रहे थे और देखिए ये हाईकोर्ट का आदेश आ गया, तो अब इस मामले में आगे क्या होना है? क्योंकि हमने पहले यह भी देखा है कि हाईकोर्ट तो आदेश दे देता है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस मामले को सौंपने में आनाकानी करती रहती है। प्रसेनजीत दा, देखिए यहाँ पे लालचाँद एक टाइम फ्रेम दे दिए हैं और हाँ 10 बजे तक मैंने शायद एक गलत खबर आप लोगों को दिया था। आरजी कर मामले में सीबीआई का जो ऑर्डर दिया है उसमें अदालत ने कल सुबह 10 बजे तक पुलिस को बता दिया है कि आप सारे की सारी डॉक्यूमेंट जो भी आप तथाकथित इन्वेस्टिगेशन किए हैं वो सारे की सारे डॉक्यूमेंट सीबीआई के हाथ पर दे दे, वो सुबह 10 बजे के अंदर, कल सुबह 10 बजे के अंदर। और दूसरी बात है कि जो अस्पताल की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक रिपोर्ट देना पड़ेगा, अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा और अगली जो सुनवाई है वो 3 दिन के बाद है। तो मतलब लालचंद, मैं जो कह रहा था और हम जो बात कर रहे थे कि कभी कभी अदालत का भी एक बॉडी लैंग्वेज होते रहते हैं और उस बॉडी लैंग्वेज से लगा था कि इस तरह की जो दिल्ली का निर्भया कांड के बारे में हम बात करते हैं उसी तरह की एक कांड हो गया है। मैं एक बार फिर से प्रसेनजीत दा एक सवाल मैं फिर से उठा रहा हूं, संदेश खाली वाले मामले में मुझे अच्छी तरह याद है, ऐसे ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 4 बजे तक सौंप देना है जो उसका आरोपी था शेख शाहजहां। लेकिन कितनी आनाकानी ममता सरकार ने और राज्य पुलिस ने की थी और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ गए थे खजाने के पैसे के, लोगों के खजाने के पैसे के दम पर। इस मामले में आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस कल 10 बजे तक ये केस सीबीआई को सौंप देगी क्या? लालचंद, एकदम सही सवाल और सही आपकी मेमोरी का मैं दाद देता हूं कि लोग वैसे भूल जाते हैं।
लेकिन हम काफी दुखद बात है कि हम पत्रकार हैं, हम भूलते नहीं हैं और मुश्किल इस बात की है। तो हाँ, कल सुबह 10 बजे तक ये सारे के सारे रिपोर्ट पहुंचा जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट में जो गिने चुने कुछ पत्रकार, कुछ मेरा खाली पत्रकार आ जाता है, कुछ वकील है, हाँ। जिस वकील का अगर आरटीआई डाल के देखा जाए कि बंगाल सरकार से पिछले 2011 साल से 2024 तक कितने करोड़ों रुपया उनकी खजाने में गए हैं, हम जैसे लोगों की टैक्स पेयर की खजाने से, उस तरह की कोई वकील वहां पे खड़ा ना हो जाए, या अभी थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा ना खटखटा दे कि ये सीबीआई की मामला हम मानते नहीं है, इसको आप खारिज कर दें। हो सकता है ऐसा, लेकिन लेकिन लालचंद, मैं बता रहा हूं, जहां तक इस पेचीदा स्थिति के बारे में हम बताए, क्योंकि संदेशखाली मामले में वो सारे के सारे आरोप पत्रकारों के ऊपर था, क्योंकि पत्रकारों ने गलत तरीका से संदेशखाली को पूरे दुनिया के सामने लाया था, ये आरोप लगाया था। लेकिन इस बार तो पत्रकार कुछ था ही नहीं अंदर तो थे सीनियर डॉक्टर्स, अंदर तो थे रेसिडेंट डॉक्टर्स, और अंदर तो थे तृणमूल क्या कहते हैं, ममता बनर्जी। थैंक यू। मतलब पत्रकार के ऊपर आरोप लगाने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट की वो जो लॉयर्स है उनका जेब ना भरे। बिल्कुल। और जिस तरह से इस मामले में ये खबर ब्रेकिंग न्यूज आई है प्रसेनजीत दा, अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जो तमाम केस फाइल है जो पश्चिम बंगाल पुलिस के पास है, अभी तक जहां तक इसमें जांच हुई है, एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। अब जब अगर ये जांच सीबीआई को मिल जाती है तो ये जांच रफ्तार पकड़ेगी, और इसको लेकर के जो देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं वो इसके बाद अपनी हड़ताल को खत्म कर देंगे, क्योंकि आम लोगों को असुविधा तो हो रही है। बिल्कुल, देखिए, मेरे ख्याल से डॉक्टर इतना इनसेंसिटिव है नहीं। उनकी जो पहली मांग, वो मांग अदालत ने पूरी कर दी है। तो इसके बाद डॉक्टर मेरे ख्याल से पहला काम उन्होंने, वो भी जानते हैं, आफ्टर टेकिंग ओथ, हिपोक्रेटिक ओथ लेने के बाद, शायद आजकल हमारे यहाँ पे धन्वंतरी ओथ ऐसा कुछ होता है, जो कुछ भी ओथ है वो ओथ लेने के बाद हर डॉक्टर चाहते हैं मरीज का सेवा करे। लेकिन अगर इस तरह की घटना हो जाए तो वो भी मजबूर हो जाते हैं सीज वर्क में जाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से कोलकाता हाईकोर्ट इस सेंसिटिव केस के ऊपर अपना जो आदेश है वो दे दिए हैं, उसके बाद कल सुबह 9 बजे या 8 बजे से ओपीडी चालू हो जाएगा, होना चाहिए, और 10 बजे तक कोलकाता पुलिस को सारे की सारे जो डॉक्यूमेंट है वो देना है सीबीआई को। अगर नहीं देते हैं तो ये जिम्मेदारी अदालत की है, अदालत आगे की क्या फैसला करेंगे उसके ऊपर हम नजर रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन जैसा प्रसेनजीत दा, अभी हाईकोर्ट का जो ये फैसला आया है, इस फैसले को लेकर के क्या ममता सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन, कोई बयान सामने आया है क्या? क्योंकि हम जानते हैं आपके पास अपडेट तो लगातार आ रहे होंगे, अगर ऐसा कोई बयान आया होगा तो आप तक जरूर पहुंच गया होगा। ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इंपर्सोनेट होकर तृणमूल कांग्रेस के बयान को आपको बता दे तो हम बता सकते हैं क्या बोलेंगे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह बताया जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री पहले से ही तो बोल दिया कि सीबीआई के बारे में हमें कोई एतराज नहीं है। ये लिख लीजिए, ऐसा स्टेटमेंट आने वाले हैं लालचंद। ठीक है, ठीक है। ऐसा ही मैं हंसते हुए ये बात कह रहा हूं कि लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऐसा ही बयान आने वाला है। मैं जानता हूं आपके पास ऐसा तजुर्बा है कि कहीं जो बात आप कह रहे हैं यही टीएमसी की तरफ से कहीं ना जाए, लेकिन फिलहाल हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस मामले पर। फिलहाल शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस वक्त में चर्चा को जारी रखेंगे। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग?
बाबूजी, आपने इसे भी काट के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब इस वक्त में आज एक और बड़ी खबर ले रहे हैं हम कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों के उपचुनाव होने हैं उसको लेकर राजनीतिक तापमान बिल्कुल बढ़ गया है। सारे खेमे में हलचल है। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सियासी हलचल काफी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती उपचुनाव को जीतने की है। राज्य के 10 विधानसभा सीटों के लिए यह उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 30 मंत्रियों को इन विधानसभा क्षेत्रों का केयरटेकर बना दिया है। संगठन और सरकार मिलकर हर एक वोटर और हर इलाके में संपर्क की योजना योगी सरकार ने बनाई है। यूपी के 9 एमएलए चुनाव जीतकर दरअसल लोकसभा पहुंच गए हैं और 1 सीट का एमएलए अयोग्य घोषित हो चुका है। तो इस तरह से 10 सीट हो गए। इन 10 सीटों में से साल 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। तो सबसे ज्यादा दांव पर उसी की सीटें हैं। इसमें खुद अखिलेश यादव भी थे कन्नौज से, लेकिन इस बार उनकी जगह पर कोई और लड़ेगा क्योंकि वो तो अब लोकसभा पहुंच गए। मिल्कीपुर जो अयोध्या की सीट है, वहां के विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद से चुनकर लोकसभा में पहुंच चुके हैं, संसद में। तो जाहिर है कि यहां भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच जो अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला है उसको एक बार फिर आजमाने के लिए अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए 6 केयरटेकर उन्होंने भी नियुक्त कर दिए हैं। लेकिन उपचुनाव में उतरने की तैयारी में बीएसपी भी अखिलेश के पीडीए की चमक को इस बार फीकी कर सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इस उपचुनाव की अहमियत बढ़ा दी है। तो जाहिर है कि मायावती अपना खोया हुआ जनाधार फिर से पाने की कोशिश करेंगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है लड़ने का। हाल ही में SC/ST कैटेगरी और क्रीमी लेयर की सलाह पर मायावती ने केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया था, लेकिन सपा और कांग्रेस में इसको लेकर विचार चलता रहा और उधर सपा नेताओं पर महिला उत्पीड़न के आरोप ने पार्टी की छवि को धूमिल कर दिया है। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन को कितना दूर लेकर जा पाएगी, इसका भी तो टेस्ट इसी उपचुनाव में होना है। तो इन सब के बीच भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि जब से यूपी में 2 लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ताकत बढ़ी है तो अपराध भी बढ़ गए हैं। दरअसल अयोध्या और कन्नौज में रेप कांड के आरोपियों में सपा नेताओं का नाम सामने आने के बाद से यूपी में सियासी आंधी चल पड़ी है। समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है, अपराध और अपराधियों का सहज साथ। ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर। विकास, जिस तरह से कि इन 10 सीटों में से 5 सीटें तो सपा के पास ही थीं, लेकिन 2 चीजों ने उनकी टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ तो योगी ने कमर कस लिया है, मुख्यमंत्री योगी ने, और दूसरी तरफ बहन जी ने ऐलान कर दिया है कि वो भी 10 सीटों उपचुनाव लड़ेंगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ये उपचुनाव कहा जाए तो 2027 का सेमीफाइनल इसे देखेंगे। इन 10 सीटों पर दोनों तरफ से अपनी अपनी बिसातें बिछा दी गई हैं, व्यू की रचना की जा रही है। तो मायावती के इस बार उपचुनाव लड़ने के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश का जो गणित है वो किस तरीके से निकल कर आएगा, जो परिणाम आएंगे वो एक सोचने वाला विषय होगा।
ये जरूर है। एक तरफ आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तैयारी की गई थी, 10 सीटों को लेकर प्रतिष्ठा की लड़ाई है इस बार। चूंकि जो लक्ष्य निर्धारित किया था भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में, उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाए, उससे काफी कम सीटें पाई। इसलिए इस बार कार्यकर्ताओं में जोश भरने और या कहें 2027 की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से नए सिरे से जान फूंकने के लिए 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। उसी आधार पर जिस प्रकार से प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे और आजमगढ़ और रामपुर में जीत दर्ज की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 30 का गठन किया। एक विधानसभा पर उन्होंने तमाम सारे मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंप दी और उसके बाद उसके अगले चरण की भी तैयारी शुरू कर दी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं 2 सीट ली और 2-2 सीट दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, 2 सीट प्रदेश अध्यक्ष को और 2 सीट संगठन मंत्री को दे दी। आपको बता दूं लालचंद की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले सप्ताह ही 2 बार अयोध्या गए और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जहां पर अयोध्या में लोकसभा चुनाव में जो हार भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, वहां की मिल्कीपुर सीट पर इस बार उपचुनाव होने हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार इस पर जानकारी लेते रहेंगे, बड़ा ही दिलचस्प है, आगे भी आपसे जरूर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, नमस्कार। Really not just a cloth which we wear or which we use for other purpose. No, it is not actually what it is. It is something which everybody respect for it. हमारा कंट्री का जो ये फ्लैग है वो राष्ट्रपति भवन सब लोग सैल्यूट करता है। तभी किधर भी हम तिरंगा देखे तो हम करते ना, ये ध्वज हम बनाते ना। हमारे यहाँ पे ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 9 साइजेस का फ्लैग बनाते हैं हम लोग, और हमारा रेशियो है 2:3, 1.5 फीट चौड़ाई रहे तो 1.5 लंबाई रहता है। उसी के हिसाब से हम लोग नेशनल फ्लैग बनाते हैं। हमारा कपड़ा तो यहाँ गद्दम केरी ग्राम है, वहाँ तुलसीगेरी, जालीहाड़ा, बेलूरू करके सेंटर है, वहाँ से कपड़ा बन के गुड़ाउन को आ जाता है। से मैं ऑरेंज ग्रीन कटिंग करती हूँ, वाइट कटिंग करके यहाँ अशोक चक्र प्रिंटिंग के लिए दे देती हूँ। बाद में हम लोग स्टिचिंग के लिए लेते हैं, वहाँ ऑरेंज ग्रीन कटिंग करते हैं, कोरा डक कट करते हैं, वहाँ से वहाँ पीस वर्क के हिसाब से वहाँ फ्लैग सीते हैं। लेडीज़ लोग ही करते हैं, कटिंग हो या प्रिंटिंग हो, स्टिचिंग हो, आयरनिंग हो, सब लेडीज़ लोग ही करते हैं, महिला लोग ही है। ये नेशनल फ्लैग बनाने में इतना क्रिटिकल है, प्रॉब्लम्स है, वो सबको हम सॉल्व करके, हमारा औरत लोग बहुत मेहनत करके ये काम पूजनीय काम समझ के कर रहा है। यूथ्स अपने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? When it comes to me, I am preparing the national flag, which makes me feel very proud. पता नहीं, वो एक भगवान जैसा हम मानते हैं उसको। तिरंगा बोले तो हमारा देश भारत माता जैसा लगता है वो। हम कितना आज थक के रहते हैं, सुबह क्यों हुआ, काम को नहीं जाना, काम छोड़ देना, ऐसा लगता है, फिर भी हम नेशनल फ्लैग बना रहे, उठ के जाना, कितना भी तकलीफ हुआ तो भी हम उठ को काम को आते हैं। This is a small little contribution that I am doing for my nation.
सब काम करने को मिलता है, लेकिन ये काम करने से हमारा पुण्य का काम है। अगली जन्म में हमने मुझे यही काम करने के लिए अवसर मिला है तो मैं यही काम करती हूँ। भारत